उस समय से ट्रेंड है, सब कहते हैं कि हमें दिन के 10,000 कदम चलने चाहिए। तो मैंने एक रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ी कि इससे हड्डियों को नुकसान भी होता है। तो इसमें कितना सच है? तो उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है कि वो 10 से 12,000 कदम चले ही चलें। 2 से ढाई किलोमीटर सुबह और 2 से ढाई किलोमीटर अगर वो शाम को वॉक करते हैं तो ये उनके बॉडी के हेल्थ के लिए, उनकी हड्डियों की हेल्थ के लिए, उनके लंग्स, दिमाग और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मतलब कैसे पहचाने कि विटामिन डी कम है, मुझ में विटामिन D3 की कमी हो रही है? आपको हमेशा फटीग जैसा लगेगा, आपको काम करने में रुचि इतनी नहीं आएगी, आपको हमेशा थकान लगेगी। जैसे जैसे दिन ढलेगा आपको मांसपेशियों के अंदर थकावट ज़्यादा महसूस होगी, पैरों में, कमर में, हड्डियों में, गर्दन में दर्द शुरू होगा। कुछ खानों के नाम आप हमें बता सकते हैं जो हम खाना शुरू कर सकते हैं विटामिन डी के लिए? कॉमन हाउस होल्ड में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें छाछ भी आती है, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, पनीर, देन चीज़ में होता है विटामिन डी, देन एग योक, एग अगर खाएं, और एक बहुत डॉक्टर, हम में से कुछ लोगों को आदत होती है ऑफिस में बैठे हुए या घर पे उंगलियां चटकाने की, या कई लोग गर्दन अपनी खुद से चटकाते रहते हैं। तो क्या ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है? क्या इसे करना चाहिए या इससे कुछ नुकसान भी होता है हमारी हड्डियों को? जब हम हड्डी चटकाते हैं तो या तो हम एक हड्डी को दूसरी हड्डी के ऊपर रगड़ते हैं जिससे आवाज़ क्रिएट होती है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, क्योंकि उससे जॉइंट का डैमेज होने का खतरा है। कोल्ड ड्रिंक पीने से हड्डियां गलने लगती हैं, तो सबसे पहले तो यही बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या सच में ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसे अगर हम खाते हैं तो हमारी हड्डियां गलने लगती हैं? हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी आती हैं और अल्कोहल भी आता है। इस तरीके के सभी ड्रिंक्स से जो कैल्शियम डिपॉजिशन है हड्डी से वो निकलता है और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। इसी को हम नॉर्मल भाषा में हड्डी गलना बोल देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोगों को चोट आती है या हड्डियों से संबंधित दिक्कत होती है, तो शहरों में या गांव में भी कल्चर है पहलवान से ठीक करवा लें, ऐसे इस तरह के भी हमें मतलब दिखते हैं कुछ लोग इलाज देते हुए। ये कितना हेल्दी है? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्रेडिशनल थेरेपी के अंदर ये जो पहलवान और गांव में जो होते हैं इस तरीके के बोन सेटर्स जिन्हें बोलते हैं, वो शुरू में प्रचलित थे। लेकिन जो भी ये हड्डी की बीमारी के लिए या हड्डी टूटने के बाद इस तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और उसका जो आउटकम है, अगर वो फ्रैक्चर है तो उसका आउटकम कभी भी फेवरेबल नहीं आता है। अल्टीमेटली ये पेशेंट्स जो हैं दूर दराज के इलाके में इस तरीके के ट्रीटमेंट्स लेने के बाद हॉस्पिटल ही रिपोर्ट करते हैं और एक नए कॉम्प्लिकेशन के साथ रिपोर्ट करते हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी वेलनेस अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी हड्डियों के बारे में। हड्डियां हमारे शरीर का पूरा भार अपने ऊपर लेकर चलती हैं, लेकिन अक्सर हम इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते चलते हैं। हमारी हड्डियां हमें कई बार आवाज़ भी दे रही होती है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हूँ, लेकिन हम लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि हमें ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और बोन रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो गई, जिनका लास्ट ऑप्शन सिर्फ सर्जरी है। लेकिन समय रहते अपनी हड्डियों के बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उन पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, और वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें समझकर एक सही समय पर इलाज कराना ज़रूरी है, इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे एनबीटी के इस सेशन में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिन्हें इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिन्होंने अपने बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला है ताकि वो हमारे आपके सभी के सवालों का जवाब दे सकें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, जो कि सीनियर डायरेक्टर और एचओडी हैं ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट में फोर्टिस नोएडा हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आप हमारे साथ जुड़े, एंड वी आर रियली फीलिंग ग्रेटफुल कि आप इस सेशन के जरिए हमें इतने ज़्यादा इंसाइटफुल और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारी टीम हमारे साथ है, हमारे साथ प्रभाष हैं,
हमारे साथ भव्य हैं, ज्योति हैं, तो इन सभी के सवाल हैं। मोस्टली ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल होंगे जो हम मिल बांट करके पूछेंगे आपसे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे Sure. पहले तो डॉक्टर यही बताइए कि जैसे हम सबकी 9 to 5 जॉब है, हमारा काम ऑफिस आना है, बैठना है, डेस्क पे बैठ के काम करना है। हम ज़्यादा देर तक ब्रेक ले नहीं सकते, वरना फिर बॉस से हमें डांट पड़ जाती है कि आपको सीट पे दिखाई देना है। तो इतने लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से हमारा पोस्चर भी खराब होता है। तो क्या चांसेस है कि आगे चलकर हमारी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं बाकी लोगों के मुकाबले? उसके बारे में बताइए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ऑफिस अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। और जैसे जैसे इंडिया, हमारा सोसाइटी डेवलप हो रहा है, वी हैव अ गुड हार्ड वर्किंग यंग पॉपुलेशन, ऑफिस जॉब्स बढ़ रहे हैं। 9 to 5 लोग जाते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। इस शेड्यूलिंग के अंदर दो पहलू हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। पहला, जो हम 9 से 5 ऑफिस में टाइम बिता रहे हैं वो, और दूसरा 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद जो हम घर पे टाइम बिता रहे हैं। तो हम अभी बात करते हैं कि 9 से 5 अगर आप ऑफिस में हैं तो आप अपने शरीर के ऊपर, अपनी बोन हेल्थ के ऊपर किस तरह से थोड़ा टाइम निकाल के उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, सिटिंग जॉब में जनरली मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप या सिस्टम पे काम करते हैं, या स्क्रीन में काम करते हैं। अगर हम आपकी ही बात करें तो आप मीडिया में हो, तो या तो आपको कंटिन्यूसली लैपटॉप देखना है, अपना सिस्टम देखना है, या स्क्रीन देखनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग काम नहीं कर रहे, सिटिंग जॉब कर रहे हैं, तो शुरू ये होता है कि आपका जो सिटिंग पॉस्चर है वो ठीक है कि नहीं। हम जब बैठे हैं तो हमारा जो बॉडी फ्रेमवर्क है, इट इज़ सपोर्टेड बाय आवर स्पाइन, यानी रीढ़ की हड्डी। अगर हम झुक के बैठेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, हमारी जो मांसपेशियां हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अपराइट पॉस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। चिन का लेवल, क्योंकि जो हमारा पीछे नेक है वहाँ पे भी हड्डियाँ हैं और जोड़ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क जो कि स्कल से लेके टेल बोन तक होता है। ये एक फाइन ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है जिसमें हम आगे झुकना, मूवमेंट करना, ये सब कुछ कर पाते हैं बिकॉज द फ्लेक्सिबिलिटी। 31 हड्डियां हैं स्कल के बेस से लेके नीचे टेल बोन तक, जो आपस में ऊपर और नीचे 4 जॉइंट्स होते हैं उनमें, जिससे जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपराइट पॉस्चर नहीं रखेंगे तो जो मांसपेशियां इन हड्डियों को सपोर्ट कर रही हैं वो ओवर टाइम में काम करेंगी, ओवर टाइम में काम करके वो कमज़ोर हो जाएंगी। और कंटिन्यूसली इसी तरीके से बैठने से जो मांसपेशियां हैं वो दुखेंगी। आप घर जाएंगे, आप किसी भी सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपका स्पाउस बोलेगा या पार्टनर बोलेगा कि हमें कहीं जाना है, और आप कहेंगे नहीं, कमर दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो एक ये है, तो इसके साइको सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें होती है कि जो हड्डियों के जोड़ हैं, अगर हड्डी की नॉर्मल पोजीशन नहीं है और आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो जो जोड़ हैं उनका सिनर्जिज्म भी खराब होता है। जोड़, उनके अंदर लुब्रिकेशन और उनकी जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है। ग्रेजुअली यही चीज़ स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी, जिसे हम बीमारी का नाम बोलते हैं, जिसमें क्रॉनिक दर्द ही रहता है, चाहे वो नेक में हो या लोअर बैक में हो, वो शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें जो हमें देखना है वो ये देखना है कि हमारा जो सिटिंग एनवायरनमेंट है वो ठीक है कि नहीं। चेयर्स ऐसी हों जिसमें आपको बैक सपोर्ट मिले, प्लस जब आप काम कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप और सिस्टम का लेवल ऐसा हो जो कि आपके चेस्ट के लेवल पे हो। व्हाट आई मीन कि इस लेवल पे लैपटॉप ना हो, लेकिन लैपटॉप का स्क्रीन इस लेवल तक आए ताकि आपको बहुत ज़्यादा नीचे झुक के या इस तरीके से काम ना करना पड़े। इट हैज़ टू बी लेवल ऑफ द आइज़। ये बेसिक ऑफिस अर्गोनॉमिक्स में आता है। दूसरा, आपको थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट का स्क्वीज़ करना पड़ेगा। वो ये निकालना पड़ेगा कि आप निकलें, थोड़ा वॉक कराएं, कॉरिडोर्स हैं लंबे लंबे, वॉक करके थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर लें। तो ये एक हैबिट और रिदम बनाने से नेचुरल है। अगर इस तरीके का हैबिट रहेगा तो आपको जो
वर्क स्पेस के जो प्रेशर्स हैं, फिजिकल प्रेशर्स हैं, वो हैम्पर नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे डॉक्टर पॉस्चर की बात की, आपने कहा हमें स्ट्रेट बैठना है, झुकना नहीं है। लेकिन मतलब मेरे साथ ऐसा है कि स्ट्रेट बैठे हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे ही ऐसे हो जाता है तो ये बड़ा कंफर्टेबल सा पोजीशन लगता है कि हाँ, आराम से बैठे हुए हैं, और हमारी बॉडी भी ऐसी होती है कि बैठे हैं और धीरे-धीरे वो पता नहीं कब ऐसी हो जाती है, हमें भी नहीं पता चलता है। यही एक तो ये एक इशू है। ये इस तरीके से अक्सर देखा गया है कि हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे ये ध्यान नहीं रखते कि हमें सीधा बैठना है, अपना पोस्चर अपराइट रखना है। मेरा ये कहना कि आप अपराइट पोस्चर रखें, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर सिटिंग इन अटेंशन पोजीशन, बिल्कुल अटेंशन की तरह। इट हैज़ टू बी अ रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट वेयर द स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी इट हैज़ टू बी स्ट्रेट, वो सीधी रहे। आप जितना झुक के ऐसे बैठेंगे उतना चांसेस हैं कि आपको क्रॉनिक कमर के दर्द डेवलप जल्दी हों। ओके, तो ये मेरा सवाल था। अब हमारी टीम भी आपसे बहुत सारे सवाल करेंगी, तो प्लीज़। हेलो सर, मेरा नाम भव्य है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ समय से ट्रेंड है, सब कहते हैं कि हमें दिन के 10,000 कदम चलने चाहिए। तो मैंने एक रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ी कि इससे हड्डियों को नुकसान भी होता है। तो इसमें कितना सच है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जो आपने रिपोर्ट पढ़ी कि 10,000 कदम हमें चलना है या 12,000 कदम चलना है, ये एक जनरल फिनोमेना है। कितना हमें वॉक करना है वो पेशेंट के या किसी भी इंसान के एज और उसकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई मिडिल एजड है, यानी कि 40 और 60 के बीच का, जो 45 और 60 के बीच का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के अंदर अगर कोई है तो उनके लिए ये बहुत अनिवार्य है कि वो 10 से 12,000 कदम चले ही चलें। 2 से 2.5 किलोमीटर सुबह और 2 से 2.5 किलोमीटर अगर वो शाम को वॉक करते हैं तो ये उनके बॉडी के हेल्थ के लिए, उनकी हड्डियों की हेल्थ के लिए, उनके लंग्स, दिमाग और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हमारा ब्रेन, लंग्स और हमारा हार्ट सही काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और लिवर वो भी काम करेंगे। जब हम वॉक करते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अंदर एक नॉर्मल टोन डेवलप होती है जिसको हम रेस्टिंग टोन बोलते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करके अगर मैं समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, हम कोई बहुत ज़्यादा जिम में एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा एक नॉर्मल बोन मास है। लेकिन अगर आप किसी मॉल में किसी बाउंसर को देखें जिनके बहुत ज़्यादा मसल्स डेवलप होते हैं, या जो रेसलिंग करते हैं, वो जिम के अंदर वेट्स उठाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और उनकी मसल्स जो हैं धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। उसी तरीके से एक नॉर्मल शरीर के लिए एक सिंपल वॉकिंग उस नॉर्मल मसल टोन को डेवलप रहने के लिए, होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम वॉक नहीं करेंगे या स्टेप्स या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हड्डियां कमज़ोर होंगी, हमारी बोन हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट आएगा, जो मांसपेशी हैं उनका बल्क वो कम हो जाएगा, और जब मूवमेंट कम होगी तो धीरे धीरे हार्ट, लंग्स और दूसरी जो मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि शुगर और ब्लड प्रेशर, उसका इंसिडेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। 10 से 12,000 कदम चलने से कोई भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा होता है। हेलो सर, मेरा नाम प्रभाष है। सर, दूध के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। बचपन में कहा जाता है दूध पियो तो उससे हड्डियां मजबूत होंगी, या फिर ये भी कहा जाता है कि एक उम्र के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ये भी आजकल बात चलन में है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या दूध से वाकई हड्डियां मजबूत होती हैं या ये पुरानी घिसी पिटी बात है? देखिए, हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें दूध का महत्व जो है वो बहुत पुराने टाइम से है। और मिल्क इज़ समथिंग, वेदर इट इज़ अ काउ मिल्क यानी गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, जो कि नॉर्मल प्रचलन है हमारे देश में और वर्ल्ड ओवर भी जो लोग पीते हैं, वो अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है, क्योंकि उसमें जो हमारी 3 तत्व हैं किसी भी खाने के, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स,
ये तीनों चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ उसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, विटामिन डी भी है और कैल्शियम भी है। तो दूध पीने से हड्डियों को कभी भी नुकसान नहीं होगा। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दूध पीने से हड्डियां मजबूत बनेंगी। और ये स्ट्रेस मैं खासकर इसलिए देता हूँ कि हमारे पास लेडीज़ जो आती हैं, पर्टिकुलरली 50-55 के आसपास, जब उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है, तो अगर उन्होंने पहले से दूध पिया है तो वो इम्बैलेंस जो मांसपेशियों को और हड्डियों को कमज़ोर बनाता है वो इतना अफेक्ट नहीं करता उन्हें। लेकिन अगर किसी की डाइट में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है तो वो क्रॉनिकली, अगर हम उनकी जांच करेंगे तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी पाएंगे। तो ये बहुत असेंशियल फूड है, इसको अपनी डाइट में किसी ना किसी रूप में रखना चाहिए। सर, दूध से जुड़ा ही एक और सवाल कि शहरों में जैसे हम देखते हैं तो प्रोसेस्ड फूड में हमें दूध मिलता है, पैकेट्स में जो दूध आता है, और गांव में हम डायरेक्ट गाय या भैंस का दूध भी लोग पीते हैं। तो क्या ये वही, इसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है? क्या ये वही दूध है जो पैकेट्स में हमें मिलता है, या इसमें कुछ नुकसान भी होता है बॉडी को? देखिए, अभी जो कमर्शियल अवेलेबल जितने भी मिल्क ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्वालिटी टेस्टेड होते हैं। और पैस्चराइजेशन एक टेक्निक है जिससे दूध को डिसइंफेक्ट किया जाता है जब दूध को प्रोक्योर करते हैं एनिमल से। तो पैस्चराइज मिल्क जो आता है, चाहे वो पॉलीपैक हो, चाहे वो आप मदर डेयरी के बूथ से लें या कहीं भी किसी भी कमर्शियल आउटलेट से लें, वो टेस्टेड होता है और उसमें वही गुणवत्ता है जो कि एक नॉर्मल आप गांव में प्रोक्योर करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम ज्योति है। अभी रिसेंटली मैंने टेस्ट कराया था विटामिन D3 का, जो कि मिनिमम आई थिंक 20 होना चाहिए, मेरा 5 था। तो मुझे कभी भी पता नहीं चला कि इतना कम कैसे चला गया। तो मतलब कैसे पहचाने कि विटामिन डी कम है मुझ में, विटामिन D3 की कमी हो रही है? देखिए, जो इस एज ग्रुप में, आपका जो एज ग्रुप है 20s में 30s में, जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि विटामिन डी कम हो गया है। विटामिन डी तो एक टेस्ट है जिससे मालूम चलता है कि बॉडी में, ब्लड में विटामिन डी लेवल कितना है। उसके जो मैनिफेस्टेशन है, उसके जो लक्षण हैं कमी होने के, वो कुछ इस तरीके के हैं कि आपको हमेशा फैटीग जैसा लगेगा, आपको काम करने में रुचि इतनी नहीं आएगी, आपको हमेशा थकान लगेगी, आप सुबह उठ के जो एक फ्रेशनेस फील होती है कि आपने एक एडिक्वेट स्लीप लिया, आप उठे हैं एंड यू आर ईगर टू एंगेज इन सम वर्क, चाहे वो किचन का काम हो या आपका ऑफिस का वर्क हो, तो वो जो काम में अपने आप को एंगेज करने की जो एक रुचि है वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे दिन ढलेगा आपको मांसपेशियों के अंदर थकावट ज़्यादा महसूस होगी इन कंपैरिजन टू जो आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके। अगर आप कंपेयर करेंगे अपने आप को, पैरों में, कमर में, हड्डियों में, गर्दन में दर्द शुरू होगा। और एक और सिम्टम है जो कि खासकर लेडीज़ में होता है, वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल भी आपको लगेगा कि जितना आपके कंघी करने पे बाल जो पहले झड़ते थे वो उससे ज़्यादा फॉल हो रहा है। तो ये सारे कॉमन लक्षण हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तब आप ज़रूर ये टेस्ट कराएं और संपर्क करें अपने नियरेस्ट डॉक्टर से। ओके डॉक्टर, जैसे ज्योति ने विटामिन डी की बात की, तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि विटामिन डी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सनलाइट है। अब सनलाइट को लेकर भी अलग अलग धारणा है कि आप सुबह की सनलाइट लीजिए या दोपहर के 10 से 3 बजे की लीजिए। तो आप बताइए एग्जैक्टली अगर हमें धूप लेनी है तो किस टाइम की सबसे बेस्ट धूप है, और धूप लेने का सही तरीका क्या है ताकि विटामिन डी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके? देखिए, ये एक अलग अलग भ्रांतियाँ हैं जो आपने सवाल किया। विटामिन डी सनलाइट से नहीं मिलता। नहीं मिलता? ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी आ रही है और वो हमको विटामिन डी दे रही है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो विटामिन डी होता है वो हमारी स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है और लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। विटामिन डी का काम है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर से कैल्शियम को निकालना
और उसको एक सेफ फिक्स डिपॉजिट की तरह हड्डी तक पहुंचाना, या ऐसे ऑर्गन्स की तरफ लेके जाना जहां पर कैल्शियम की ज़रूरत है। मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, हमें मसल को कैल्शियम की ज़रूरत है, हार्ट ब्रेन काम कर रहे हैं, उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, हड्डियों को मजबूत रहने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। तो जब हमारी सनलाइट जब हम हमारे शरीर पे पड़ती है, स्किन के नीचे जो हमारे फैट है वहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। जब वो एंजाइम एक्टिवेट होता है तो वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर विटामिन डी इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर्ड है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए ये एंजाइम बहुत ज़रूरी है, और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो इसलिए शॉर्टकट में सब बोलते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन डी फूड से ही मिलता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसे एक्टिव करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसके लिए सनलाइट ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं सनलाइट की, और सनलाइट से विटामिन डी के एंजाइम के एक्टिवेशन की या विटामिन डी के एक्टिवेशन की। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, हमें सब देखते ही हैं, और जो सनलाइट है वो एक लाइट है बेसिकली, जिसका एक स्पेक्ट्रम है और अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रा वायलेट के बीच में जो स्पेक्ट्रम होता है वो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है। हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट चाहिए जो उस एंजाइम को एक्टिवेट कर सके, लेकिन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि कौन सा सनलाइट का कौन सा स्पेक्ट्रम है जो हमारी स्किन के ऊपर पड़े। बिकॉज ऑफ द हाई राइज कल्चर, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, सनलाइट का वो स्पेक्ट्रम पहुंच ही नहीं पाता। तो जनरली जो ऑफिस में रहते हैं, अगेन कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था, जो ऑफिस में 9 से 5 तक रह रहे हैं, वो अपने घर से तब निकल रहे हैं जब सनलाइट उनके अपार्टमेंट में नहीं पहुंच रही, और घर से निकल के वो अपनी एयर कंडीशन कार में बैठे या कैब में बैठे या यहाँ आ गए, यहाँ पे भी एसी में रहे, 5 साढ़े 5 बजे जब गए तब तक सनलाइट ख़त्म हो गई। तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली ही विटामिन डी कम हो जाएगा। जैसा आपने टेस्ट किया और आपको पता लगा कि आपका विटामिन डी बहुत कम है, कारण ये है। तो बेस्ट जो इसमें तरीका है वो ये है कि आप सुबह 6 बजे उठें, और 6:15 साढ़े 6 बजे जो सनराइज़ का टाइम होता है वो टाइम पे किसी भी पार्क में आप थोड़ा सा घूम लें। सुबह के टाइम पे जो सनलाइट आएगा उस समय पॉल्यूशन भी कम होता है, और उस समय जो सनलाइट आएगी इट इज़ गुड इनफ आपके एग्जिस्टिंग विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए। ओके। अच्छा, आपने डॉक्टर फूड की भी बात की थी जी। कि कुछ फूड्स भी होते हैं जो विटामिन डी के लिए अच्छे होते हैं। कुछ खानों के नाम आप हमें बता सकते हैं जो हम खाना शुरू कर सकते हैं विटामिन डी के जी, लिए? देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में जो हम नॉर्मल जो फूड खाते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा महत्व मैं दूंगा। हम वेस्टर्न की तरफ की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सब जो जो फूड्स हैं जिनमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी थोड़ा सा स्केर्स विटामिन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूड्स में नहीं है अवेलेबल। कॉमन हाउस होल्ड में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें छाछ भी आती है, बटर मिल्क जिसे बोलते हैं, पनीर, देन चीज़, चीज़ में भी होता चीज़ है? में होता है विटामिन डी। देन एग योक, एग अगर खाएं, और एक बहुत सिंपल सीरियल्स जो हम खाते हैं सुबह दूध के साथ मिला के, जो सीरियल्स खाते हैं जैसे कॉर्न हो गया, कॉर्नफ्लेक्स, इस तरीके के सीरियल्स जो हम खाते हैं उसमें विटामिन डी है। देन फिश ऑयल आते हैं, कॉड लिवर ऑयल होता है। फिश जो है इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये सारे ऐसे खाने हैं जिसको अगर हम एडिक्वेटली अपने हैबिट के अंदर लेकर आएंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स भी आजकल कॉमर्शियली अवेलेबल हैं जो कि विटामिन डी फोर्टिफाइड होते हैं। कुछ मैंने सुना है, जो पढ़ा मैंने, जो हमारा आटा है जिससे हम गेहूं का जो आटा आता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो भी कुछ जगहों पे, कुछ सोसाइटीज़ में आता है जहाँ पर जो विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है। लेकिन साधारणतः अगर हम फ्रेश जूस लाइक ऑरेंज जूस लें, सीरियल्स लें और दूध लें, दूध के प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए वो लें, चीज़ लें, तो वो हमारे को एक नॉर्मल रेगुलर सोर्स ऑफ विटामिन डी रिप्लेनिश कर देगा।
सकते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर इस आंसर को देने के लिए। हम खाने की बात कर रहे थे। मेरा एक सवाल है कि मुझे किसी डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि हम महीने में एक दिन तय कर लें कि जिस दिन हम D3 की कैप्सूल लेंगे और वो कंटिन्यू करें, उन्होंने मुझे सलाह दी थी। क्या ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है? अ, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है, अभी वर्क प्रेशर्स इतने हैं कि खाने के ऊपर ध्यान नहीं हो पा रहा, तो ये जस्टिफाइड है कि अगर आप महीने में एक बार विटामिन डी का कैप्सूल अगर लें, क्योंकि जो कंपनी जो कमर्शियली अवेलेबल कैप्सूल्स आते हैं या इसके सैशे भी आते हैं और इसका लिक्विड भी आता है छोटी बॉटल्स में, वो प्री एक्टिवेटेड होता है। तो जैसा विटामिन डी हमारे को डाइट से मिला, उसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट ज़रूरी है। यहाँ जो हम ले रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज देती हैं, इट इज़ प्री एक्टिवेटेड विटामिन D3, इसको एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसको लेंगे एज अ मेडिसिन, इट विल स्टार्ट वर्किंग जैसे ही वो शरीर में जाएगा। तो सप्लीमेंट्स लेना अच्छी चीज़ है। जी। बिल्कुल ठीक। मतलब इसमें नॉर्मल विटामिन डी और दवाई के थ्रू आने वाले विटामिन डी में कोई फ़र्क तो नहीं होगा? बॉडी में कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं दिखेंगे? नहीं, हाइपर विटामिनोसिस यानी ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी लेना, वो भी हानिकारक है। उससे भी शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है और उसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है हेडेक लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। अगर तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी टैबलेट की फॉर्म में ना लें। डाइटरी विटामिन डी ज़्यादा या कम लेने का नुकसान है। ज़्यादा जो है ऐसा नहीं होगा कभी भी कि डाइट में अगर आप रेगुलर डाइट ले रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा विटामिन डी कंज्यूम कर लें। ठीक है। डॉक्टर, हम में से कुछ लोगों को आदत होती है ऑफिस में बैठे हुए या घर पे उंगलियां चटकाने की, या कई लोग गर्दन अपनी खुद से चटकाते रहते हैं, तो क्या ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है? क्या इसे करना चाहिए या इससे कुछ नुकसान भी होता है हमारी हड्डियों को? देखिए, जो हड्डियों को चटकाने की आपने बात बोली, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो मैंने देखा है। पहले ये समझना चाहिए कि ये होता क्या है। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है पेशेंट को कि मेरा जो जॉइंट है वो रिलीज हो गया। हमारा जोड़ जो है उसके अंदर दो हड्डियां हैं जो आपस में मिल रही हैं और उसमें एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है जो उसको चिकना बना के रखता है जोड़ को। जब हम हड्डी चटकाते हैं तो या तो हम एक हड्डी को दूसरी हड्डी के ऊपर रगड़ते हैं जिससे आवाज़ क्रिएट होती है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी, क्योंकि उससे जॉइंट का डैमेज होने का खतरा है। नॉर्मल मूवमेंट्स में जो चटकन की आवाज़ आती है वो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपने कभी घर में देखा है, आपने मिक्सर चलाया या लेडीज़ जो हैं वो हाथ से जो छाछ को बिलोते हैं तो बबल्स क्रिएट होते हैं। तो जो रैपिड मूवमेंट हमारे जॉइंट की होती है, उस जॉइंट की मूवमेंट से हमारे जोड़ के अंदर जो लुब्रिकेंट फ्लूइड है उसमें एयर बबल्स बनते हैं। जॉइंट में हमारे वैक्यूम नहीं है, एयर है। हाथ की उंगलियों के बीच में एयर है, घुटने के अंदर भी एयर है। तो साइनोवल फ्लूइड यानी कि जो ग्रीस वाला फ्लूइड है जो कुदरतन हमारे सभी जोड़ में है, और एयर के बबल्स बनते हैं और वो चटकते हैं, उससे आवाज़ आती है। लेकिन जोड़ को, उंगलियों को जोर जोर से चटकना या गर्दन को चटकना या शोल्डर्स को या एल्बो को चटकना, इट इज़ हार्मफुल फॉर द जॉइंट। ये हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं इसमें। आवाज़ दो किस्म से आती है। पहला मैंने बताया कि आप हेल्दी हैं, यंग हैं, आपको कोई दर्द नहीं है जोड़ में, लेकिन आप उठ बैठ रहे हैं तो थोड़ा क्रेपिटस आ रहा है, जिसको क्रेपिटस मतलब आवाज़, वो आ रहा है जॉइंट के फ्लूइड और एयर बबल्स के कारण। लेकिन अगर ये आवाज़ सीढ़ी चढ़ने उतरने में परसिस्टेंटली है, अगर आप घुटने को मोड़ के बैठ रहे हैं और सीधा कर रहे हैं और परसिस्टेंटली है और इसके साथ साथ आपको दर्द भी है, तब ये चिंता का विषय है। उस परिस्थिति के अंदर ये बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और रिलेवेंट एक्सरे जो उस जोड़ के हैं और उस हड्डी के हैं वो कराएं अवश्य। क्योंकि जब जोड़ आवाज़ करता है, जोड़ एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें मूवमेंट्स होती हैं। अगर मूवमेंट स्मूथ नहीं है और उसमें फ्रिक्शन है और आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो खराबी की निशानी है।
अगर उसके साथ में पेन है तो। अगर उस आवाज़ के साथ पेन नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत देर तक पैर मोड़ के बैठे हैं, फिर उन्हें सीधा कर रहे हैं तो होते नहीं है, लॉक हो जाते हैं, कभी कभी सुन भी हो जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है? अगर आप यहाँ से मुंबई गए, 2 ढाई घंटे आप सीट में बैठे और उसके बाद आप उठे, तो आपको लगेगा कि आपके घुटने जकड़े हुए हैं और कुछ टाइम में आपको फ्लाइट के, एयरप्लेन के गेट तक जाने में कुछ शुरू के कदम मुश्किल आएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये घुटने के अंदर लुब्रिकेशन, चिकनाई की कमी के कारण है। लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी ऐसा होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अपना चेकअप कराना, एक्सरेज कराना रिलेवेंट, डॉक्टर से कंसल्ट करना और कुछ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि जैसे रेगुलर वॉक हो गया या साइकिलिंग हो गई या स्विमिंग हो गई जिसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट हो घुटने का या बाकी सब जॉइंट्स का, वो होना अनिवार्य है। तो ये एक अर्ली सिम्टम है जिसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है। डॉक्टर, हम लोग ना सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हड्डियों से रिलेटेड। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें बोला जा रहा था कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हड्डियां गलने लगती हैं। तो सबसे पहले तो यही बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या सच में ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिसे अगर हम खाते हैं तो हमारी हड्डियां गलने लगती हैं? हड्डियाँ गलना एक कॉमन टर्म है जो कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है। एक्चुअल में जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी आती हैं और अल्कोहल भी आता है, इस तरीके के सभी ड्रिंक्स से जो कैल्शियम डिपॉजिशन है हड्डी से वो निकलता है और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। इसी को हम नॉर्मल भाषा में हड्डी गलना बोल देते हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वेदर इट इज कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल। तो ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, इससे इनके ज़्यादा कंजम्पशन से बोन्स के अंदर डीकैल्सिफिकेशन और ऑस्टियोपोरोसिस होता है और ये सही है। तो वी हैव टू अवॉइड इट। इसका हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं या फिर हम लोगों ने टीवी में भी कई एड्स देखे हैं कि बोला जाता है और ऐसे कुछ स्टडीज़ भी हैं कि औरतों की जो हड्डियां हैं वो ज़्यादा जल्दी कमज़ोर होती हैं मर्दों के मुकाबले। तो बोला जाता है कि आपकी हड्डियां बहुत जल्दी झड़ने लगेंगी, तो आपको थोड़ा सा पहले अपनी हड्डियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम जो फीमेल्स हैं उसी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल है कि हम अपनी हड्डियों पर कब ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दें और कब हमें ज़रूरत है कि हाँ, हमारी हड्डियां अब कमज़ोर हो रही हैं तो हमें इसके लिए सप्लीमेंट्स लेना है, कुछ खाना है या एक्सरसाइज करना है? हमारे सोसाइटी में बहुत अहम सवाल है क्योंकि मैं देखता हूँ हम जितनी सर्जरीज करते हैं हड्डियों की, चाहे वो घुटना बदलने की है, जोड़ बदलने की या फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट है, तो उसमें लेडीज़ ज़्यादा हैं। इंसिडेंस ऑफ फ्रैक्चर्स एल्डरली लेडीज़ में ज़्यादा हैं। अगर हम एक्सीडेंट्स को हटा दें, हम सिर्फ एक नॉर्मल सोशल लाइफ की बात करें, उसके अंदर इंसिडेंस ज़्यादा है और घुटनों के ख़राब होने का इंसिडेंस ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है कि लेडीज़ में आफ्टर मीनोपॉज जो ईस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो एकदम बंद हो जाता है। मीनोपॉज में ओवरीज ने काम करना बंद कर देती हैं, तो हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हड्डियों पे गलत असर आना शुरू होता है। जो कैल्शियम हड्डी में जमा होना चाहिए वो कैल्शियम हड्डियों में जमा नहीं हो पाता। जो हड्डी का जो ऑर्गेनिक जो तत्व है वो कम होना शुरू हो जाता है और एकदम से वीक होनी शुरू हो जाती है। 35 से 40 का एज ग्रुप जो है वो ऐसा एज ग्रुप है लेडीज़ में जिसमें उनको रेगुलर एक्सरसाइज, डाइटरी प्रोटीन एंड डाइटरी कैल्शियम एंड सम फॉर्म ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर बोन्स। हड्डियों पे आप इन्वेस्ट करें इन दिस फॉर्म, ताकि म्यूनोपॉज के बाद एकदम से एक तरीके का जो
डिप आता है। डिप आता है वो ना आए। बिल्कुल, थैंक यू। अ, मेरा सवाल ये था कि मान लीजिए मैं अभी कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी हड्डियों में कोई समस्या है, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना हो तो मैं कुछ क्या किस एज से और क्या टेस्ट करा के देख सकता हूँ कि क्या मेरी हेल्थ बोन हेल्थ ठीक है या कुछ उसमें समस्या है? यहाँ पर जो जनरेशन है अभी, मैं उसी के अंदर एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि आप टेस्ट कराने के ऊपर इतना ध्यान ना दें, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें। वो हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, वो वर्किंग आवर्स में सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड गुड डाइट और कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज। हमारे शरीर के लिए 3 सिंपल एक्सरसाइज हैं जो हम अपने रूटीन में कर सकते हैं: वॉकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। इन 3 में से कोई भी एक एक्सरसाइज आप चुन लो, आप उसे रेगुलरली आधा घंटा करो, तो आपको मसल और बोन प्रॉब्लम इतना जल्दी नहीं होगा। मेरा एक सवाल और था इससे जुड़ा हुआ कि मैंने कई बार देखा है कि लोगों को चोट आती है या हड्डियों से संबंधित दिक्कत होती है, तो शहरों में या गाँव में भी कल्चर है पहलवान से ठीक करवा लें। ऐसे इस तरह के भी हमें मतलब दिखते हैं कुछ लोग इलाज देते हुए। ये कितना हेल्दी है? लोगों को या फॉलो करना चाहिए? देखिए, मुझे ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 30 साल हो गए और 30 साल पहले ये प्रचलन बहुत ज़्यादा था। हाँ। हमारा देश जो है ना, वो एक सिविलाइजेशन से इवॉल्व हुआ है। इट्स अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। और सिटी लाइफ हो या मतलब अर्बन सेटअप हो या विलेज सेटअप हो, जो एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट थेरेपीज़ हैं वो आज भी प्रचलित हैं। बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, बिफोर टेकिंग एन ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्रेडिशनल थेरेपी के अंदर ये जो पहलवान और गांव में जो होते हैं इस तरीके के बोन सेटर्स जिन्हें बोलते हैं, वो शुरू में प्रचलित थे। लेकिन जो भी ये हड्डी की बीमारी के लिए या हड्डी टूटने के बाद इस तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और उसका जो आउटकम है, अगर वो फ्रैक्चर है तो उसका आउटकम कभी भी फेवरेबल नहीं आता है। अल्टीमेटली ये पेशेंट्स जो हैं दूर दराज के इलाके में इस तरीके के ट्रीटमेंट्स लेने के बाद हॉस्पिटल ही रिपोर्ट करते हैं और एक नए कॉम्प्लिकेशन के साथ रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ बेटर कि अगर कुछ ऐसा मिसहैप किसी के साथ हो तो नियरेस्ट डॉक्टर या हॉस्पिटल को कंसल्ट करें। डॉक्टर, आपने एक्सरसाइज की बात की, तो कुछ लोग हैं जो जिम को प्रेफर करते हैं, मतलब वो वेट ट्रेनिंग जैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोग योगा को बहुत अच्छा मानते हैं बोन हेल्थ के लिए। तो आपका क्या सुझाव है कि हड्डियों की जो स्वास्थ्य है उसके लिए योगा या वेट ट्रेनिंग, किस तरह की एक्सरसाइज हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, बोन और मसल दोनों का स्ट्रेंथ ज़रूरी है, दोनों की हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि दोनों हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। आप इसको इस तरीके से लें कि ये बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग में जो स्कैफोल्डिंग है वो आयरन की बीम से होती है और उस स्कैफोल्डिंग के अंदर फिर कंक्रीट फिल किया जाता है, तभी वो मजबूती आती है। उसी तरीके से हमारे शरीर का फ्रेमवर्क जो है उसके 2 कंपोनेंट हैं। जो स्कैफोल्डिंग है वो बनी है बोन्स से और जो कंक्रीट का काम करते हैं वो है मसल्स। ये दोनों जब तक सही नहीं होंगे, हमें जो हमारा शरीर है वो ठीक नहीं चलेगा। योगा, चाहे पावर योगा हो चाहे सिंपल योगा हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी एंड फॉर द बोन एंड मसल हेल्थ। जिमिंग इज़ इक्वली गुड बट इट हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड। जो जिम इंस्ट्रक्टर है उसके समझ से और उसकी देख के उसके सुपरविजन में ये काम करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर यूज़ ऑफ जिमिंग से आप इंजरी कर लें। दोनों का ही रोल इम्पोर्टेंट है और दोनों का ही महत्व है। दोनों एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ही हैं और दोनों से शरीर को लाभ मिलता है।
एक क्वेश्चन ये भी है कि कहते हैं कि नॉनवेज खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, ये नॉनवेज खाओ, फिश खाओ, चिकन खाओ, तो मतलब सिर्फ नॉनवेज से ही होता है क्या, या फिर वेज में भी ऐसा कुछ है कि स्ट्रांग रहेंगी हमारी हड्डियां? ये एक भ्रांति है कि लोग बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से ही हड्डी और मांसपेशियां ठीक रहेंगी। जब मैंने आपको विटामिन डी के फूड के बारे में बताया तो उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रोडक्ट्स थे। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, खासकर जो मीट होता है, चाहे वाइट मीट हो चाहे रेड मीट हो, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। प्रोटीन से बोन का जो मैट्रिक्स है वो मजबूत बनता है और मसल्स जो हैं वो भी मजबूत बनती हैं। कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि फ़िश है, उसमें विटामिन डी भी होता है, तो वो विटामिन डी और प्रोटीन दोनों देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वेजिटेरियन फूड है उससे हमें ये सब नहीं मिल रहा। वेजिटेरियन फूड जो है उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आपको विटामिन डी और प्रोटीन दोनों देंगे। पनीर, सोयाबीन आपको प्रोटीन मिलेगा। दालें हैं, उनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। चीज़ है, उससे आपको प्रोटीन और विटामिन डी मिलेगा। तो ये सारे भी जितने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, ये ओवर द ईयर्स एज पर द सिविलाइजेशन इवोल्यूशन डेवलप हुए हैं, और इन सब में ही एक इक्वल और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड खाने से आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। ज्योति के सवाल में मेरा एक सवाल ये भी था कि हमने विटामिन डी की काफ़ी सारी बात की है, कैल्शियम की बात नहीं की है हम लोगों ने। तो हमें बोला जाता है यही कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हड्डियों के लिए। तो कुछ कैल्शियम रिच फूड्स हैं जो हम खा सकते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन में? जितने फूड्स मैंने आपको विटामिन डी के लिए बताए, उन सब में कैल्शियम भी होता है। ओके। तो कैल्शियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमें फूड से मिलता है, और मसल्स, वर्किंग ऑफ मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम भी उतना ही ज़रूरी है। विटामिन डी का रोल है कैल्शियम जो हम डाइट में ले रहे हैं, उस कैल्शियम को पेट में या ब्लड में से लेके हड्डियों तक पहुंचाना। ओके। सर, आज से कुछ साल पहले मुझे एड़ियों के दर्द की समस्या हुई थी। तो सारी चेकअप्स के बाद जो बात निकल के आई वो समस्या मेरे नए जूतों में थी। तो क्या जूते भी मतलब रोल अदा करेंगे इन सब चीज़ों में, और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए जूते लेते हुए? जनरली विटामिन डी और की कमी, कैल्शियम की कमी, और अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो एड़ियों का दर्द पनपता है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि रेगुलर मैराथन दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, और हार्ड सरफेस के ऊपर दौड़ने वाले लोगों को एड़ी की प्रॉब्लम होती है। एज अगर ज़्यादा हो रही हो तब एड़ी की प्रॉब्लम होती है। जो आपने फुटवेयर का आपने एग्जांपल दिया, वो बात भी सही है। अगर आप यंग हैं और आपने बहुत ज़्यादा हार्ड इंसोल वाला ऐसा कोई शू खरीदा है, या ऐसा कोई फुटवेयर लिया है जिसमें आपको नीचे से सॉफ्ट नहीं है, जो उसका जो हील पैड्स हैं और उसका जो इंसोल है, तब अगर आप लंबा चल के आते हैं और आपकी वॉक ज़्यादा होती है तो आपको एड़ी में दर्द हो सकता है। एड़ी जो है उस पे हमारे शरीर का सारा वज़न आता है जब हम चलते हैं। एड़ी देखने में हम बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एड़ी की हड्डी और स्किन के बीच में कुदरत ने कुछ फोम के सेल्स जैसे होते हैं, जैसे फोम होता है, उस तरीके के कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं फैट के। तो जब हम खड़े होते हैं तो वो फैट के कंपार्टमेंट्स हमारे वेट से और ज़मीन के बीच में वो कंप्रेस होते हैं, तो वो एक क्वेश्चन का काम कर रहे हैं। अगर जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है, यानी कि जब हम खड़े हैं और नीचे से जो फोर्स आ रहा है, वो परमानेंटली वो फोर्स अगर सॉलिड रहेगा, कोई क्वेश्चनिंग एक्स्ट्रा नहीं होगी, तो हमारे को दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। सर, मेरा सेशन में आई थिंक हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम चारों में से देख करके आप किसी को बता सकते हैं कि किसी की हड्डियां कमज़ोर है या हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है? देख के तो बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम है, हाँ। जैसे हेयर फॉल हो रहा हो, या आपको बैक एक रहता है और काम में मन नहीं लग रहा है, तो फिर आपको मेरे ख्याल से विटामिन डी का चेक कराना चाहिए। आखिरी वाला सिम्टम तो वैसे भी होता है कि काम में मन नहीं लगता है।
खैर आई गेस इस सेशन में हमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, ऑडियंस के भी बहुत सारे सवाल थे। हम चाहते हैं कि बस जाते जाते आप हमारे लिए एक छोटी सी एडवाइस दे करके जाए कि हम कैसे, या हमारी जो ऑडियंस जो इस सेशन को देख रही है वो कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं ताकि लंबा जिए और बिना किसी हड्डियों की बीमारी के रहे। देखिए, ऑर्थोपेडिक्स में एक कहावत है, लाइफ इज मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लाइफ, जो हमारी डॉक्टरी पद्धति है उसमें। तो कीप योर सेल्फ मोबाइल, आई मीन मोबाइल यूज नहीं, कीप योर बॉडी मोबाइल इन सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, इन सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, तो आपकी हड्डियां जो हैं दे विल बी स्माइलिंग। एग्जैक्टली, तो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन बहुत रखनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, और आई थिंक हम जैसे ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा Yes, ज़रूरी है। yes. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली हर क्वेश्चन का आंसर दिया। ये सेशन हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, यहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रही, यूज़फुल रही और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही। आई गेस आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और हमारे सवाल आपको अच्छे लगे हो। Yes, thank you for the invitation and the pleasure was mine to interact. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप सभी को भी थैंक यू, आप इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे और भी सेशंस के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।